हाँ जी, सारा बहन राम राम। मैं आपके साथ राजेंद्र प्रसाद बबलू खोकर। आज हम पढ़ेंगे 10वीं अनुसूची। किसके बारे में? 10वीं अनुसूची के बारे में, और इसके साथ साथ आर्टिकल 102 और आर्टिकल 191 में। पहला क्वेश्चन कि 10वीं अनुसूची क्यों आई, कब आई? देखो 1985 में 10वीं अनुसूची आई। कब आई? 1985, 1985 में। कब आई? 1985 में। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम? 52वां सीए मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। उसमें प्राइम मिनिस्टर कौन है? राजीव गांधी। अब ये लाने की जरूरत क्यों पड़ी? एंटी, इसको क्या बोलते हैं? एंटी डिफेक्शन लॉ बोलते हैं, या दल बदल परिवर्तन कानून के खिलाफ ये 10वीं अनुसूची आती है। अब ये आया क्यों? देखो एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। बात है 1967 की, मतलब 1967 की। हरियाणा विधानसभा में एक विधायक थे श्री गयालाल। कौन? श्री गयालाल। ठीक। अब गयालाल का क्या था कि उन्होंने एक दिन में ही 3 पार्टियां बदली। जैसा नाम गया आया, गया आया, तो कहा कि गया राम जी आए, गया राम जी गए, गया राम जी आए, तो आया राम गया राम हो गया था। इन्होंने एक दिन में 3 पार्टियां बदल ली। और उसी समय ऐसा ही दौर था फ्रॉक जंप। 1985 तक आप देखो, मतलब 1967 के बाद राजनीति ऐसी हो गई, और 85 के दौर तक सरकारें अस्थिर रहने लगी। मतलब कौन सी? स्टेट्स की। अब कोई व्यक्ति है, फ्रॉक जंप हो रहा है, एक एमएलए कूद के दूसरी पार्टी में चला गया, दूसरा इसमें आ गया। अब संविधान में इसके बारे में डिस्क्वालिफिकेशन लिखा ही नहीं था। है संविधान में 102 में भी लिखा है एमपी के लिए, 191 में एमएलए के लिए डिस्क्वालिफिकेशन है। लेकिन ऐसा डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है कि वो पार्टियां छोड़ के पार्टियां बदल रहे हैं एक दिन में, या थोड़े एक एक विधायक जा रहे हैं। तो इसके ऊपर 10वीं अनुसूची आती है, एंटी डिफेक्शन लॉ आता है। तो आपसे कोई पूछे तो ये फ्रॉक जंप वगैरह आया राम गया राम को रोकने के लिए 10वीं अनुसूची आती है। लेकिन उससे पहले भी कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा हुआ है डिस्क्वालिफिकेशन, आर्टिकल 102, आर्टिकल 191 में। तो हम सबसे पहले आर्टिकल 102 और आर्टिकल 191 में करेंगे। इसके साथ साथ हम आर्टिकल 103 भी करेंगे, इसके साथ हम आर्टिकल 192 भी करेंगे। फिर उसके बाद में 10वीं अनुसूची देखेंगे। तो सबसे पहले देखो आर्टिकल 102 क्या कहता है। आर्टिकल 102 में लिखा है, साफ साफ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। आप लो पब्लिकेशन का ये आता है भारत का संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें जाके आप देखना, आर्टिकल 102 पढ़ना, 103 पढ़ना, 191 पढ़ना, 192 पढ़ना। ठीक। अब आर्टिकल 102 में डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप। अब इसमें लिखा है 5 क्राइटेरिया कि अगर कोई एमपी, ये केवल एमपी के लिए 102, किसके लिए? एमपी। कौन? राज्यसभा और लोकसभा के लिए। कि कोई भी एमपी लाभ का पद ले लेता है, मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का लेता है, वो एमपी है, तो क्या होगा? वो डिस्क्वालीफाई, उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी, और उस जहां से चुन के आया उस जगह पे वापस चुनाव होंगे। लेकिन पार्लियामेंट ने और संसद ने तय कर दिया है कि भाई मान लो कि कोई भी लाभ का पद का मतलब कोई सरकारी पद पे है, ठीक है, पार्लियामेंट ने तय कर दिया कि ये पद लाभ का पद नहीं है कानून से, तब वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, वरना वो डिस्क्वालीफाई होगा लाभ के पद पे। मंत्री होना लाभ का पद नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। देखो एक्सप्लेनेशन में आप देखोगे, आर्टिकल 102 का कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो मैंने दिखाया इसी बुक में देखोगे तो आपको मिल जाएगा। अब आगे पहला क्या? प्रॉफिट ऑफ ऑफिस लेता है तो डिस्क्वालीफाई। दूसरा, अगर कोर्ट ने कह दिया, कोर्ट में साबित हो जाता है कि वो पागल है, तभी वो पत्थर फेंक रहा है, किस काम का एमपी भाई है, वो भी डिस्क्वालीफाई। दिवालिया घोषित का हो गया तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। किसके तहत? आर्टिकल 102 के तहत। कौन? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। या फिर उसने सिटीजनशिप छोड़ दी, भारत की नागरिकता छोड़ दी, किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली, तभी क्या हो जाएगा? डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। डी, अगर पार्लियामेंट को कानून बना देता है डिस्क्वालिफिकेशन पे, उसके आधार पर भी वो क्या होगा? डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। जैसे पार्लियामेंट ने कानून बनाया है 10वीं अनुसूची, उस पर अलग से बात करेंगे। अब ये 4 जो क्राइटेरिया है 5 में, इन पे डिसीजन कौन लेगा, मतलब डिस्क्वालीफाई का? तो ये देखो इंग्लिश में था, हिंदी में भी यही है, सदस्यता के निहरताएं। क्या लिखा है? 102 वापिस हिंदी में देख लो क्या बोल रहा है। वही बातें, लाभ का पद, लाभ का पद, पागल हो जाता है, ठीक है, पागल हो गया, दिवालिया घोषित हो गया, दूसरे देश की नागरिकता घोषित कर ली, ये 4 याद रखना। और 5वां, या कोई संसद कोई कानून बना देती है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अब ये डिसीजन कौन लेगा? एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 102 आर्टिकल के तहत डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक, समझ रहे हो मेरी बात? 102 के तहत डिस्क्वालीफाई हो गया। अब इसे डिसीजन कौन लेगा कि वो डिस्क्वालीफाई है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, प्रेसिडेंट है?
प्रधानमंत्री, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन या इलेक्शन कमीशन? अब आपसे देखो, इसके लिए आर्टिकल है 103। मैंने पूछा डिसीजन कौन लेगा कि 102 के तहत जो डिस्क्वालीफाई हुआ उसका डिसीजन कौन लेगा? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट? तो मैंने 2-3 से पूछा भी था, मेरे ही दोस्तों से, उन्होंने थोड़ा अतरंगी जवाब दिया। किसी ने कहा सुप्रीम कोर्ट, किसी ने कहा स्पीकर करेगा। ऑब्वियसली भाई साहब स्पीकर करेगा, लेकिन स्पीकर 10वीं अनुसूची में जो डिस्क्वालीफाई होगा, कौन सी अनुसूची? 10वीं में, ना कि आर्टिकल 102 में। क्योंकि आर्टिकल 102 के तहत जो बंदा डिस्क्वालीफाई होगा, तो संविधान में लिखा है आर्टिकल 103, डिसीजन ऑन क्वेश्चन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर, यहां लिखा है, देखो यार 102 आर्टिकल के तहत फाइनल डिसीजन किसका होगा? प्रेसिडेंट का। अब प्रेसिडेंट तो मतलब स्पीकर, चेयरमैन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का कोई मतलब नहीं है। प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा राज्यसभा, लोकसभा का जो मेंबर डिस्क्वालीफाई होता है आर्टिकल 102 के तहत होता, उसका कौन डिसीजन लेंगे? प्रेसिडेंट। लेकिन रुक जाओ, प्रेसिडेंट भी लिखा हो, देखो आर्टिकल, किसकी ओपिनियन से करेंगे? किसके ओपिनियन से करेंगे? इलेक्शन कमीशन से ओपिनियन लेंगे और उसी अकॉर्डिंग, उसी ओपिनियन के अनुसार करेंगे। ये नहीं कि उसके ओपिनियन हटा दें, उसी ओपिनियन के अनुसार करेंगे। तो याद रखना है कौन कौन करेंगे? प्रेसिडेंट और इलेक्शन कमीशन की ओपिनियन से। आर्टिकल 102 में जो बंदा है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, पागल हो गया, लाभ का पद धारण कर लिया, प्रॉफिट ऑफिस, दिवालिया घोषित होगा, सिटीजनशिप ले ली, तो याद रख लोगे, एग्जाम पूछे। लेकिन 10वीं अनुसूची में कुछ होगा तो वो पर स्पीकर करेगा। कौन करेगा? स्पीकर या चेयरमैन। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब आता है, ये तो था मैंने जो बताया, ये तो था एमपी के लिए। अब एमएलए है, उनके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है आर्टिकल 191, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर। इन पर भी सेम शर्त है, प्रॉफिट का ऑफिस, मतलब लाभ का पद। आप भाई साहब एमएलए बन गए, लेकिन आपको गवर्नमेंट जॉब से अभी तक आपने इस्तीफा नहीं दिया, सरकारी कोई मतलब सरकारी जॉब पे हो। अगर पार्लियामेंट, अगर संसद जो एमएलए के लिए, सो एमपी के लिए है, अगर विधानसभा या लेजिस्लेचर उसको कोई जो लाभ का पद है कानून से घोषित कर देता कि ये लाभ का पद नहीं है, तब तो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, वरना वो डिस्क्वालीफाई है। दूसरा प्रॉफिट का है, देखो यार, ठीक, दूसरा वही सेम जो 102 में था, सेम चीजें। प्रॉफिट का पागल हो गया, दिवालिया घोषित हो गया, इंसॉल्वेंट, या दूसरे देश की सिटीजनशिप ले ली, तो वो क्या हो जाएगा? डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। कहां से? एमएलए की पद से, वहां पे वापस चुनाव होगा। ठीक, सेम है, ये हिंदी में लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट, ये मैंने नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ कॉपी किया है यहां से, मेरा एक ही शब्द नहीं है इसमें, है ना, अपने संविधान से लिया। तो इसके अंदर मतलब पागल हो गया, दिवालिया घोषित हो गया, लाभ का पद हो गया, सिटीजनशिप ले ली। अब मेरा क्वेश्चन, एग्जाम क्वेश्चन पूछे कि कोई भी बंदा, आपसे एग्जाम में से क्वेश्चन कर दे कि सिटीजनशिप छोड़ने पे कोई एमएलए को डिस्क्वालीफाई करना है, उसका डिसीजन कौन लेगा? प्रेसिडेंट, स्पीकर, है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, गवर्नर, इलेक्शन कमीशन? क्या लगाओगे? भैया कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। आर्टिकल 192 में साफ साफ लिखा है, 192, 10वीं अनुसूची नहीं, छोड़ दो, बाद में पढ़ेंगे, अभी थोड़ी दो सेकंड में पढ़ेंगे आगे। 191, 191, पागल हो गया, दिवालिया घोषित हो गया, प्रॉफिट वापिस आ गया, या सिटीजनशिप छोड़ता है, उसका डिसीजन लेंगे गवर्नर। कौन लेंगे? गवर्नर। देखो, एनी क्वेश्चन राइज द मेंबर ऑफ हाउस ऑफ लेजिस्लेचर has been subject of any disqualification mentioned in the clause first article 191। तो कौन लेंगे? डिसीजन भी फाइनल, गवर्नर का फाइनल। लेकिन गवर्नर पर भी वही बाध्यता है, वो ओपिनियन लेंगे और उसी ओपिनियन के तहत करेंगे। किसकी ओपिनियन होगी? इलेक्शन कमीशन की। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। जैसे मैंने मतलब प्रेसिडेंट से नहीं होगा, एमएलए का। प्रेसिडेंट कहां होंगे? एमपी में। आर्टिकल 102 पे किसी को डिस्क्वालीफाई करना है, उसका डिसीजन प्रेसिडेंट लेंगे। आर्टिकल 191 पे डिस्क्वालिफिकेशन का है, उसका डिसीजन गवर्नर लेंगे। जैसे राजस्थान के अपने गवर्नर है, आपको नाम बताना है, हरिभाऊ किशन राव बागड़े। ये कौन है? अभी राजस्थान के प्रेजेंट गवर्नर। राजस्थान में कोई बंदा एमएलए है, पागल हो गया, दूसरे देश की सिटीजनशिप ले ली, दिवालिया घोषित हो गया, लाभ के पद पे वो डिसीजन गवर्नर साहब करेंगे। ठीक है, हरिभाऊ, श्री हरिभाऊ किशन राव जी करेंगे, बागड़े साहब जी, राव बागड़े साहब करेंगे। अब आगे ये हो चुका। अब आगे चलते हैं 10वीं अनुसूची। मैंने कहा 10वीं अनुसूची कब आई?
1985 में, 1985 में आज जाके, है ना, ये ज्यादा बुक ज्यादा महंगी नहीं आती। आप लक्ष्मीकांत खरीदते हो, लक्ष्मीकांत ने पूरा का पूरा इसी का वर्णन किया है, थोड़ा सा वैल्यू एडिशन करके, लेकिन आप इसको पढ़ोगे, खरीदोगे, अरे ज्यादा प्राइस की भी नहीं है, 190 या पर 210 रुपए की आती है। इसमें 10वीं अनुसूची है यहाँ पे पीछे, ठीक, 10th शेड्यूल है। उस 10th शेड्यूल को पढ़ोगे तो 10th शेड्यूल को पढ़ोगे तो 10th शेड्यूल में लिखा हुआ 1985 में आई 10th शेड्यूल, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम राजीव गांधी लेके आए। इसमें 1 से लगा के 8 तक पेरा है, पेरा 1 से 8 तक, ठीक। अब इसके बारे में हमें पढ़ना है। एंटी डिफेक्शन क्यों आया मैं बता चुका हूं कि 1967-65 के बाद में ऐसा दौर आने लगा कि लोग फ्रॉग जंप हो रहा है, मतलब ये पार्टी का नेता, ये पार्टी है, इसको पैसे दिए, इधर भग गया, इधर भग गया, या आया राम गया राम वाला सीन चल रहा था। गया राम की कहानी बता चुका हूं, हरियाणा का विधायक था, 1967 में एक दिन में 3 पार्टी बदल ली, उसका नाम था सिर्फ गया लाल, और उसी के नाम पे नाम हो रहा आया राम गया राम, ठीक। अब 10वीं अनुसूची पढ़ते हैं। तो 10वीं अनुसूची में कितने पेरा है? 8 पेरा है। तो पहले पेरा में तो डेफिनेशन है, दूसरा पेरा में कहा गया है दल परिवर्तन के आधार पर निहरता, मतलब डिस्क्वालिफिकेशन में कोई भी व्यक्ति, अब इसमें कितने पेरा है? मैंने बोला 8, 1 से लगा के 8 तक। अब कहा गया है दूसरा पेरा में कहा है कि पेरा 4 और 5 को छोड़ के कि कोई व्यक्ति पेरा 4 और 5 के आधार पर दल बदल करता है, मतलब अपनी दल की सदस्यता छोड़ता है, तो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। क्यों? 5 में क्या है पेरा में, अभी पढ़ेंगे आगे, थोड़ा बता देता हूं। 5 में कोई भी स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर, राज्यसभा के चेयरमैन या एमएलए, लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष वगैरह, वो अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ देते हैं, अध्यक्ष उनके हैं ये, तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे 5 के तहत। किसके तहत? 5 के तहत। लेकिन वो दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे, दूसरी पार्टी ज्वाइन करने में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। सदस्यता छोड़ दी कि नहीं भाई मैं निष्पक्ष दिखना चाहता हूं, सदस्यता छोड़ता हूं, लेकिन दूसरी पार्टी की सदस्यता ज्वाइन करने पे डिस्क्वालीफाई है, सदस्यता छोड़ने पे नहीं होगी। चौथे में क्या है, अगर कोई पार्टी किसी पार्टी में मर्ज होगी, मान लो एक पार्टी जिसमें 100 एमएलए है, उसके 5 एमएलए कहा कि हम मर्ज नहीं होंगे, 95 एमएलए किसी दूसरी पार्टी में मर्ज हो गए, तो ये 5 से पार्टी थोड़ी छोटी है, तो ये भी डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, आगे करेंगे एक्सप्लेनेशन में। अब इसमें क्या क्या है रूल में, कोई भी सदस्य 4 और 5 के उपबंध को छोड़ के अगर उसने अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ दी, पेरा 4 और 5 को छोड़ के, अगर स्पीकर, याद रखना लोकसभा का स्पीकर अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ देते हैं जब स्पीकर पे, तो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। कौन सी पेरा में लिखा है? 5 में, याद रखना। लेकिन कोई भी एमपी और एमएलए छोड़ देगा तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे भैया, डिप्टी चेयरमैन वगैरह ये नहीं होंगे, क्यों? उन्होंने, उनके लिए छूट है। राजनीतिक दल से छोड़ देता। दूसरा, अगर मान लो हाउस में वोटिंग हो रही है, आपकी पार्टी ने बोला है कि आपको यहां वोट करना है, आपने अपनी पार्टी को छोड़ के क्रॉस वोटिंग कर दी, पहला, या अपनी पार्टी बुला रही है कि आपको वोटिंग करने के लिए आना है, आप वोटिंग करने आ नहीं रहे हो, तो आपकी सदस्यता चली जाएगी। अगर इसमें और वोटिंग करते हो, क्रॉस वोटिंग या वोटिंग करने नहीं आते हो, अगर आपको 15 दिन के अंदर अंदर पार्टी ने जिस अधिकारी को वोटिंग के लिए नियुक्त किया, तो मतलब प्राधिकारी को नियुक्त किया है राजनीतिक दल ने, जिससे आप आते हो, 15 दिन में माफ नहीं किया, 15 दिन में माफ नहीं किया आपको, तो आपकी सदस्यता चली जाएगी। वहां पे आपकी जिस क्षेत्र से चुन के आए वहां पे वापस चुनाव होंगे। किसमें लिखा है? पेरा 2 के, ठीक। अब दूसरा, आप मान लो कि निर्दलीय चुन के आए हो, मान लो कांग्रेस, बीजेपी, सपा, तृणमूल कांग्रेस वगैरह, डीएमके वगैरह, इन पार्टी से आप होने निर्दलीय चुने और लोकसभा में आए या एमएलए बन के आए, असेंबली में आए, आपने किसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, गठबंधन कर सकते हो, पार्टी ज्वाइन करना मतलब उनका सिंबल एक्सेप्ट कर लेते हो, तो आपकी सीट खाली होगी और आप क्या हो जाओगे? डिस्क्वालीफाई। ये लिखा हुआ है 2, ठीक। अब आगे चलते हैं कि भाई मैंने बोला क्या वोट कर देते हो, लेकिन थोड़ा बहुत अभी एक जजमेंट आया था कि 1991 में चुनाव होता है, तो नरसिम्हा राव साहब की सरकार आती है, हमारे प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस दल से थे, तो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है। और शिबू सोरेन तो आप नाम जानते हो, झारखंड में जाना, हेमंत सोरेन आज उनके लड़के सीएम है? तो शिबू सोरेन क्या करते हैं 1993 में, ये उन पे आरोप लगता है कि उन्होंने वोट लेके अविश्वास प्रस्ताव जो नरसिम्हा राव साहब के खिलाफ आया था, उसके अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोट देकर सरकार बचाई थी पैसे लेके। तो ये मुद्दा चला, 1998 में फैसला भी आया कि भाई इनको छूट होनी चाहिए, आर्टिकल 105 153 में एमएलए एमपी के लिए है विशेष छूट है आपराधिक मुकदमे से, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया 1998 में।
अब वही वापस कंडीशन 2012 में देखो, शिबू सोरेन ने किया वोट लेके, उनकी पार्टी ने शिबू सोरेन पे लगे। शिबू सोरेन की बेटे की बहू मतलब सीता सोरेन, मतलब सास ससुर और बहू, उन पर भी 2012 में लगा कि उन्होंने पैसा लेके राज्यसभा के इलेक्शन में वोट किया था। तो इनको केस लेके, ये आपको पढ़ना है, शिबू सोरेन रिश्वत कांड से लेकर सीता सोरेन तक, समझिए वोट के बदले नोट का मामला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पलटा अपना फैसला 1998 का फैसला। तो इस पे आप अलग वीडियो देखना है। तो मतलब आप यहाँ पे अलग है 10वीं अनुसूची में, ठीक। अगर ये वोट करते अंदर, इनकी पार्टी ने माफ किया, क्या किया वो आप अलग देखें। अब आगे 10वीं अनुसूची में वापिस आते हैं। 10वीं अनुसूची के पेड़ आते हैं। अब आपने सोचा कि हाँ यार एक पार्टी छोड़ दे चलो, लेकिन कोई दो पार्टियां टूट जाती है, मतलब दल परिवर्तन के आधार पर निहरता का दल विभाजन की दिशा में, कोई दल दो भागों में टूट जाता है, विभाजन होता है, तो आपकी सदस्यता नहीं जाएगी। जैसे शिवसेना जून 2022 में अलग हो गई थी, तो उद्धव ठाकरे साहब के जो साथ थे वो कितने थे? 16 मूल दल था इनका। और इनके साथ कितने चले गए? एकनाथ शिंदे के साथ 40। उसी तरह एनसीपी भी टूट गई। नेशनल कांग्रेस पार्टी थी ना, शरद पवार ने बनाई थी 1996 के आसपास, कांग्रेस से अलग होकर है राष्ट्रीय पार्टी। शरद पवार महाराष्ट्र के नेता है, उन्हीं के भतीजे अजीत पवार ने अलग करके 40 सीट उनको, 40 एमएलए उनके पक्ष में और 12 एमएलए एनसीपी शरद पवार की पार्टी के पक्ष में चले। जैसे मैं पूछूं कि महाराष्ट्र में कितनी सीटें हैं, तो याद रखना 288। कितनी? एमएलए की लेजिस्लेटिव असेंबली कितनी है? 288 है ना, ठीक। अब आपसे यहां पे क्या बोला गया है? अगर दल परिवर्तन के आधार पर निहरता दल विभाजन की दिशा में लागू नहीं होगा। लेकिन याद रखना, दल विभाजन कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं, सपोज करो इसमें कानून है, सपोज थोड़ा कानून पढ़ते हैं। देखो, संसद सदस्य अपने दल से अलग होता है, अलग तो हो सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त है कम से कम 1/3 सदस्य साथ होने चाहिए। कितने? 1/3। अपने मूल दल से तुम अलग होते हो तो 1/3 आपके साथ सदस्य होने। अगर 1/3 नहीं है तो सारे के सारे डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। जैसे मान लो कि 100 सदस्य हैं, 30 सदस्य ने बगावत करके पार्टी से अलग हो गए। अब 1/3 कितना होगा? 1/33, मतलब 1/3 33 हुआ 100 का। अब 30 है, 30 की चली जाएगी सदस्यता। तो कम से कम 1/3 अलग होने चाहिए विभाजन में, मूल पार्टी से। मतलब एमएलए या एमपी ऐसे नहीं, पार्टी सदस्य नहीं, कार्यकर्ता नहीं, जो चुने हुए मेंबर है, वरना सबकी सदस्यता चली जाएगी। तो ये भी याद रखना, कितनी? 1/3। ये याद रखना किसकी? 1/3। अब ये और बताऊं, देखो 1/3 किस पे? पार्टी से आप अलग होते हो। अब मान लो कि आप पार्टी से अलग नहीं हो रहे हो, पार्टी मर्ज हो रही है, उसके लिए कितना है? 2/3 भैया, 66%। 2/3 सदस्य एग्री होनी चाहिए पार्टी मर्ज में। ये थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, ठीक है। आगे समझ गए इस चीज को? लागू नहीं होगा। अब कह रहा है ये क्या? दल परिवर्तन के आधार पर निहरता का विलय की दशा में लागू नहीं होगा। अब मान लो कि सारे सदस्य चले, एकदम कह रहा है सबसे पहले दो कितना है? 2/3। कम से कम 2/3 व्यक्ति सदस्य लागू हो, मतलब 100 में से 66 एमपी या एमएलए कहे कि हम इस पार्टी में जाएंगे, मर्ज करेंगे, तभी होगा, वरना सब मर्ज नहीं कर सकते, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। अब मान लो कि किसी पार्टी में 100 है, 90 चले गए दूसरी पार्टी में, अब बचे तो 10 ही। ये 10 अपनी मूल पार्टी के थे, ये जाना नहीं चाहते, या फिर मर्ज हो गए या जाना नहीं चाहते, तो इनका एक अलग ग्रुप हो जाएगा, राजनीतिक ग्रुप, ये डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, ठीक है। ये दिखा हुआ है, आप देख लेना इसको। किसमें? 10वीं अनुसूची में क्या लिखा है? सदन का कोई सदस्य निहर्त नहीं होगा यदि उसके मूल राजनीतिक दल का किसी अन्य राजनीतिक दल में विलय हो जाता है, मतलब डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। वह दावा करता है कि वो उसके मूल राजनीतिक दल के अन्य सदस्य, मतलब या तो दल में शामिल हो गया या दल में शामिल नहीं हुआ, ठीक। अब इसका कम से कम कितना होना चाहिए, ये याद रखना भैया, 2/3। 2/3 मतलब 66%। और पार्टी तोड़ना तो 1/3, 33%। अब मर्ज में 2/3%, 2/3, 2/3%, मतलब 66%, 2/3। अब छूट क्या है? जैसे मैंने कहा, पैरा दूसरे में कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ता है तो क्या होगा? डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। देखो यहां पे लिखा है, ये रहा, राजनीतिक दल की अपनी सदस्यता से छोड़ दी तो वो क्या होगा? डिस्क्वालीफाई। दूसरा पैरा कहता है। लेकिन 5वां क्या कहता है? छूट, एग्जम्पशन। क्या क्या है? इस अनुसूची में किसी बात के होते हुए कोई व्यक्ति जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष है, राज्यसभा के उपसभापति है,
सभापति नहीं है राज्यसभा के, उपसभापति है, याद रखना। किसी राज्य की विधान परिषद के सभापति या उपसभापति, किसी राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, वो इलेक्ट हुए और वो चाहते हैं कि हम थोड़ा निष्पक्ष दिखें, और वो अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ देते हैं जब वो अध्यक्ष वगैरह होते हैं, लेकिन किसी दूसरी पार्टी का सदस्य नहीं बनेंगे। दूसरी पार्टी की अगर सदस्यता ले लेंगे तब डिस्क्वालीफाई, छोड़ने पे नहीं होंगे। ठीक है ना। ये ऐसे पद पर निर्वाचन के कारण राजनीतिक दल की जिसका ऐसे निर्वाचन से ठीक पहले सदस्यता अपनी सजा छोड़ देते हैं, ऐसे पद पे न रह जाने के पश्चात राजनीति पुनः सम्मिलित हो जाते हैं। जो पद पे थे छोड़ दिए, जब पद छुड़ा तो वापस अपनी पार्टी में आ सकते हैं, डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे वो। ये छूट है 5वें में। अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं कि भाई ये तय कौन करेगा। देखो 102 में डिस्क्वालीफाई हुए तो प्रेसिडेंट करेंगे इलेक्शन कमीशन से। आर्टिकल 191 मतलब 191 के डिस्क्वालीफिकेशन, मतलब एमएलए हो आप डिस्क्वालीफाई हो गए, इसका डिसीजन कौन लेगा? गवर्नर और इलेक्शन कमीशन। और 102 में एमपी हो तो प्रेसिडेंट और इलेक्शन कमीशन। लेकिन 10वीं अनुसूची में डिस्क्वालीफाई हो, जो मैंने बताया दल बदले दूर दूर जा रहे हो, आया राम गया राम कर रहे हो या फ्रॉक जंप कर रहे हो, इसके ऊपर डिसीजन किसका होगा? एक का ही होगा, वो है अध्यक्ष। मतलब लोकसभा के लिए अध्यक्ष, राज्यसभा के लिए चेयरमैन। अब उसी तरह एमएलए के लिए अध्यक्ष है, विधानसभा के लिए उनके अध्यक्ष, विधान परिषद के लिए उनके चेयरमैन वगैरह ये करेंगे। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, याद रखना दल परिवर्तन के आधार पर नियरता के क्वेश्चन। यदि प्रश्न उठता है कोई सदस्य इस अनुसूची में ऐसा काम करता है तो नियरता से प्रश्न सदन में यथास्थिति सभापति या अध्यक्ष के विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उन्हीं का निश्चय अंतिम होगा। दूसरा, जो इन्होंने निर्णय लिया, देखो आप लो पब्लिकेशन उठाना, आज आप डाउनलोड भी कर सकते हैं पीडीएफ, उसमें आर्टिकल देखोगे। ठीक, क्या आर्टिकल देखोगे 122 और 212, ये याद रखना। 122 में लिखा हुआ है कि सदन की कोई भी प्रक्रिया है उस पर कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। लिखा देखो, कार्यवाही समझा जाएगा कि अनुच्छेद राज्य की विधानमंडल में 122 में क्या लिखा है? कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा उस कार्रवाई पे। 212 का मतलब राज्य अगर जैसे असेंबली करता है उसमें भी कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। तो इस कार्रवाई को किस कार्रवाई के तहत समझा जाएगा? आर्टिकल 122 और 212। दूसरा, अब सपोज करो कि ये तो हुआ कि ये सदस्य डिस्क्वालीफाई हो गए, अंतिम निश्चय किनका हुआ? स्पीकर का। अब मान लो कि स्पीकर ने ही सदस्यता छोड़ दी, छूट है डिस्क्वालीफाई, लेकिन सदस्यता छोड़ के स्पीकर ने किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, तब ये क्या हो जाएंगे? डिस्क्वालीफाई। इनका डिसीजन कौन करेंगे? इस यहां पे तो लिखा है कि विनिश्चय स्पीकर, तो इनको स्पीकर का पद छुड़वा के जो उस बंदे को निर्वाचित करेंगे उसका निश्चय ही अंतिम होगा। इसके लिए जो स्पीकर के पद पे आएगा। ठीक है, समझ गए? अब आगे अंतिम है 7वां। पता है एक 18वीं शताब्दी में मोंटेस्क्यू थे, हैं मोंटेस्क्यू, जो पॉलिटिक ऑफ शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत, सेपरेशन ऑफ द पावर। मतलब उसमें कहा कि लेजिस्लेचर अपना काम करेगी, जुडिशरी अपना काम करेगी, एग्जीक्यूटिव अपना काम करेगी। मतलब विधानसभा है, विधायी का काम करेगी, कानून बनाएगी, है न्यायपालिका न्याय का काम करेगी, कार्यपालिका अपना कार्य करेगी। इन तीनों की पावर्स अलग अलग है, सेपरेशन ऑफ द पावर, शक्ति का पृथक्करण। तो अब पार्लियामेंट के जो अंदरूनी मैटर है उनमें सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर नहीं करना, कोर्ट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो 10वीं अनुसूची में लिखा हुआ है, न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन। इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी कोई भी न्यायालय 10वीं अनुसूची में जो डिसीजन लेंगे, जो 10वीं अनुसूची में नियरता से डिस्क्वालिफिकेशन कोई भी विषय है, उसके बारे में कोर्ट को इंटरफेयर करने का कोई राइट नहीं है। ये 10वीं अनुसूची में लिखा हुआ है। तो अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, वापस फीडबैक लो, आपसे कोई पूछे फीडबैक ले, कुछ भी पूछे, तो मेरा तो क्या फीडबैक होगा, आप अपना फीडबैक लेना खुद का। ठीक, देखना कि मैंने क्या पढ़ाया और आपको क्या आ रहा है। जैसे आर्टिकल 102 किसके लिए, आर्टिकल 103, 191, 192, 10वीं अनुसूची। इसी के साथ सारा बयान। राम राम, जय हिंद।